हेलो माय डियर फैमिली, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नीचे खड़े होकर किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देख रहे हैं तो आप बिना मेजरमेंट किए उस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं। या मैं आपसे कहूं कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और वहां से नीचे खड़ी किसी कार को देख रहे हैं तो आप बिना मेजरमेंट किए कार और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं। अरे जी बिल्कुल बता सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के मेजरमेंट के लिए तो बनाई गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी चीज की हाइट और डिस्टेंस बिना मेजरमेंट किए यानी कि छोटी सी यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन से बता सकते हैं। तो इसको हम हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूं। ओके, आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट और डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हम हाइट और डिस्टेंस को ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम हाइट और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि जहां पर 3 साइडों की मेजरमेंट होती है वहां पे यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइडें मतलब ट्राइंगल। भाई 3 साइडें तो ट्राइंगल की होती है ना। तो जहां पे ट्राइंगल होता है, और कैसा ट्राइंगल होना चाहिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीनों एंगल में से अगर एक एंगल कोई राइट 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही मेजरमेंट करेंगे। याद रखिएगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है, उसके अलावा और कोई ट्राइंगल यूज नहीं होता। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। आप समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यूज करनी है क्वेश्चंस में और हमें आनी चाहिए, तो अच्छे से समझ लीजिए इसे। देखिए, ट्राइंगल में 3 साइडें होती है, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? H फॉर हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने हमारी क्या है? हाइपोटेनियस। याद रखिएगा, दुनिया में आपको किसी भी तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, ये एक इस तरीके का भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये भी भाई राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके सामने जो साइड होगी ये हमारी होगी हाइपोटेनियस। इसके सामने ये है तो ये हमारी होगी हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब बची 2 साइडें। कोई एक साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर और दूसरी साइड होती है हमारी बेस। अब मेरी बात समझिएगा, आप दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि यहाँ पे थीटा है। अब थीटा क्या है भाई? थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सब के सब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। और जो थीटा दिख रहा है ना, थीटा ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है ना। ग्रीक अल्फाबेट है ये। तो ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू होगी, हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है 90 डिग्री हो, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू थीटा की हो सकती है क्योंकि थीटा एक एंगल होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है, भाई 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं। अब बचे 2 एंगल, एक तो ये एक तो ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा जो है वो यहाँ पे बन रहा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आपका जो थीटा है यानी एंगल है वो यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है। अगर एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस हाइपोटेनियस फिक्स होता है। अगर बोल देगा कि आपका जो थीटा है वो यहाँ नहीं है, कहाँ है? यहाँ है आपका थीटा, यानी यहाँ पे आपका एंगल बनेगा। तो इस एंगल के सामने क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या होगा? हमेशा बचा हुआ होगा बेस। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। यानी ये परपेंडिकुलर और बेस थीटा पे डिपेंड करता है, यानी एंगल पे डिपेंड करता है। हाइपोटेनियस 90 के सामने फिक्स है, लेकिन थीटा ये जो है परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये। अगर एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, ठीक है ना। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। क्लियर? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि 8th चैप्टर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला वो पूरा मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर के लिए आपको जो फॉर्मूले पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, वो मैं आपके करवा दे रहा हूं। और आपका जो चैप्टर 8 में जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं उन सबकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो ये रही। ऊपर लिंक है, वीडियो देख लीजिए। आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले नहीं आते
तो आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, इतने शॉर्ट ट्रिक से वीडियो कराया है ना, इतने शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूले कराए कि आपको बस मजा आ जाएगा। एक बार वीडियो देखिए, आपका काम हो जाएगा। सही है, अब आइए बात करते हैं इन फॉर्मूलों की। देखिए फटाफट से, इन फॉर्मूलों में साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहीं पर मैं लिख लूँगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है PBH, ठीक है ना, PBH नहीं, सॉरी PBB होता है, PBB और फिर होता है HHH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये इस फॉर्मूले को, इसको याद करने की ट्रिक है, मैं बताने जा रहा हूँ ये होता क्या है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ उसको याद करने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप PBP इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, ये ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसे याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। पहले भी अगर आपने फॉर्मूलों की ट्रिक की वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी तो देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पहला जो होता है, यहाँ होता है साइन, फिर यहाँ पे होता है कॉस, फिर यहाँ होता है टेन, फिर यहाँ से बढ़ेंगे नीचे ऐसे, फिर यहाँ होता है कॉट, फिर होता है हमारा सेक और फिर होता है हमारा कॉसेक। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ऐसे नहीं कर देना है साइन कॉस टेन कॉट ना, साइन टेन के बाद कॉट यहाँ आएगा। अब बात करते हैं साइन का क्या फॉर्मूला होता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है P/H? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो P/H इसका हो गया साइन का, नीचे चलना है नीचे। अब कॉस का देखिए, कॉस के जस्ट नीचे चलिए, B/H, B/H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। सही है। अब टेन का देखिए P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का भी निपट गया। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट के लिए ऊपर बढ़िए, B/P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया कॉट का। अब बात करते हैं सेक की, सेक का देखिए क्या फॉर्मूला होगा, सेक के लिए ऊपर बढ़िए, H/B यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉसेक के फॉर्मूले की, तो कॉसेक के लिए ऊपर बढ़िए, कॉस अपॉन मतलब कि H/P यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने देख लिया किस तरीके से फॉर्मूले बन गए। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले याद है और साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक रख दीजिए, तो आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको टेबल भी याद होनी जरूरी है। टेबल भी कौन सी याद होनी चाहिए, एक तो साइन का आपको सारा याद होना चाहिए, कॉस का याद होना चाहिए और टेन का याद होना चाहिए। अगर नहीं याद तो कोई टेंशन नहीं, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो का लिंक ऊपर है, आप शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख लीजिए फॉर्मूलों की, उसमें मैंने टेबल भी करवाई है, आपकी टेबल बिल्कुल पक्की हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जितना भी बेसिक था मैंने समझा दिया आपको, कुछ भी इसमें बेसिक बचा नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन इसके किस तरीके से आते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और समझा दूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन और इंक्लाइंड और इंक्लाइनेशन, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो होता क्या है भाई, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पढ़ा ही नहीं गया। तो आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लीजिए अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। देखिए आप अगर नीचे खड़े हो, मान लिया आप यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पे खड़े हो और ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। आप नीचे से किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, नीचे से किसी बिल्डिंग के टॉप को अगर देख रहे हो तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा ना भाई, ये ग्राउंड है, ये क्या है नीचे, ये जो लाइन गई है ये लाइन ग्राउंड है। ठीक है ना, जमीन है। अब जमीन पे खड़े हो, जमीन से खड़े होकर आप यहाँ पे बिल्डिंग को देख रहे हो, तो जमीन से आपका जो एंगल बनेगा, आपकी आंख, ये आपकी आंख है, ठीक है ना, आपकी आंख है, ये आपकी जमीन से आपकी आंख का जो एंगल बनेगा वही एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लाइंड या इंक्लाइनेशन। इसको कुछ एक ही, मतलब तीनों एक ही बातें हैं। आपको चाहे ये वर्ड दिखे, चाहे ये वर्ड दिखे, चाहे ये वर्ड दिखे, एक ही बात है। आपको कुछ इसी तरीके का फिगर बनाना है। इसे अच्छे से याद रखिएगा कि एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर, यानी कि जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है, यानी कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो। अब इसमें क्या था, आप ऊपर देख रहे थे, टॉप को देख रहे थे किसी बिल्डिंग के, लेकिन अभी आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो या यहाँ पे खड़े हो और आप जमीन को देख रहे हो, यहाँ पे जमीन है, आप उसे देख रहे हो, तो जो एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों से, मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे फिगर लिया और ये एंगल ले लिया थीटा ना, ये गलत है।
ये रॉन्ग है, ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा ये, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी ऐसे करके, ऐसे फिगर बनाया, और यहाँ से हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, और यहाँ से जो एंगल बना है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी कि आपकी आँख ये है, और यहाँ से जो एंगल बना है आप बिल्कुल सीधे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सीधे, और यहाँ से मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन गई है, और नीचे के लिए एक ऐसी लाइन गई है यहाँ पे, जहाँ आप देख रहे हो, इस जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ से आप यहाँ देख रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन ये गई है और एक लाइन ये गई, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी डिप्रेशन का क्वेश्चन हो आपको फिगर इस तरीके का बनाना है, देख लीजिए। जब एलिवेशन, इंक्लाइंड या इंक्लाइनेशन का क्वेश्चन हो तब आपको कुछ इस तरीके का फिगर बनाना है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन क्वेश्चन में सबसे मेन होता है फिगर। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझ लिए 80% क्वेश्चन आपका हो गया। सारा क्वेश्चन फिगर पे डिपेंड करता है, सब फिगर है। तो बस इस स्टेटमेंट को पढ़िए और फिगर बनाइए। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देखिए, डरना नहीं, घबराना नहीं है, इससे भी लंबे चौड़े स्टेटमेंट आने वाले हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो हर क्वेश्चन में 90 डिग्री का एंगल बनना तय है। सही है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है ना, वो 20 मीटर की लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, सर्कस वगैरह में चढ़ते हैं। जो रस्सी है टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो रस्सी है वो एक वर्टिकल पोल पर टाइट बंधी हुई है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, यानी कि सीधी सी बात है, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल का मतलब इस तरीके का एक वर्टिकल पोल मैं बना दे रहा हूँ, ये देखिए एक वर्टिकल पोल है, बिल्कुल स्ट्रेट पोल। जब भी आएगा तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो एक वर्टिकल पोल है, इस पर एक रस्सी बंधी है। क्या है, एक रस्सी, एक रोप बंधी है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी है। तो मैंने क्या कर दिया, नीचे ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, ठीक है ना, जमीन है हमारी, इस जमीन पर वर्टिकल पोल है। वही पोल जो आपके घर के सामने जो लाइट के पोल्स होते हैं, बस वही पोल है, खंबे जो होते हैं। तो ये एक रस्सी बंधी है, क्या है, ये एक रस्सी बंधी है। जो ये रस्सी है वो 20 मीटर की रस्सी है। कितने मीटर की रस्सी है, ये जो रस्सी है वो हमारी 20 मीटर की रस्सी है। सही है, ये हमारा पोल है, ये हमारी रोप है, ये क्या है, हमारी रोप, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोल। ठीक है, क्लियर, आप समझना आगे। आपसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हमको हाइट बतानी, तो हमने, ठीक है, इस पोल की हम हाइट बता देंगे, ठीक है। अब द एंगल मेड, अब यहाँ से क्वेश्चन समझना, द एंगल मेड बाय द रोप, द एंगल मेड बाय द रोप, जो एंगल बन रहा है किससे बन रहा है, रोप, तो रोप हमारी ये है, ठीक है। अब देखिए पोल से कोई मतलब नहीं, रोप से मतलब है द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड ये है और रोप ये है, ग्राउंड देखिए, ग्राउंड ये है और रोप ये है, और ग्राउंड और रोप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल देखिए, ये तो 90 डिग्री का एंगल फिक्स है, क्योंकि भाई अगर एक वर्टिकल पोल है, स्ट्रेट पोल है, ठीक है ना, एक पोल है जो कि ग्राउंड पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो आपको इसको सोचना नहीं है, बिना देखे बना दीजिए, बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, क्यों, द एंगल मेड बाय द रोप, द एंगल मेड बाय द रोप, इस रोप से एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड हमारा क्या, ग्राउंड तो ये है, रोप ये है, ग्राउंड ये है, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो बन गया हमारा फिगर। तो 80% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब बस क्वेश्चन 20% सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना इसमें क्या कह रहा था। एक सर्कस देखिए, जो सर्कल आर्टिस्ट है वो यहाँ पे देखिए लटकेगा, यहाँ पे क्लिप कह रहा है, तो यहाँ पे रस्सी पे लटकेगा, 20 मीटर की रस्सी है, इस पे लटकेगा, पोल पे थोड़ी लटकेगा, इसमें कह रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और जो रस्सी है वो वर्टिकल पोल पे बंधी है, वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल के टॉप, ये वर्टिकल पोल का टॉप है, टॉप यहाँ पे टॉप पे बंधी है, पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक, मतलब वर्टिकल पोल है ये, इसका टॉप ये है वर्टिकल पोल का, और ग्राउंड ये है। तो टॉप से ग्राउंड तक की इस तरीके से तो बंधेगी रस्सी। तो हमारा फिगर बन गया है। इस फिगर से हमको थोड़े स्टेटमेंट लिखने हैं, तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट में मिलते हैं। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन से फिगर को अच्छे से बना लिया है। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है। देखिए ये जो फिगर है, इसका जो जितना भी स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। आपको पेपर में लिखना है, नंबर वरना आपके कट हो सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने देखिए क्या लिखा है, जो 20 मीटर लंबी रस्सी थी, रोप थी, जिसपे सर्कल आर्टिस्ट लटक रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख ली, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। इस पोल की हाइट हमको निकालनी थी, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h, यानी कि जो h है हाइट,
इस पोल की, वो हमने लेट कर ली, मान ली कि h हाइट है। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो एंगल है 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा था रोप से ग्राउंड का, वो 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये एंगल किससे बन रहा है, b पे बन रहा है ना, तो b बीच में रहेगा, a और c आप आगे पीछे कर सकते हो, तो एंगल ए बी सी जो है 30 डिग्री का है। सही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी पोल की, इसकी हाइट कितने मीटर की होगी। सही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये वाला मंत्र याद होना जरूरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला मंत्र करवाया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ये होता है PBP, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। इसका यूज करके आपको H की वैल्यू निकालनी है। हर एक क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस की हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा, जिसमें साइन कॉस टेन का हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, या तो साइन का, या तो कॉस का, या तो टेन का। इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना ही करना है हर एक क्वेश्चन में, इसे याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमको हाइट निकालनी है पोल की, ठीक है ना। तो हाइट दे रखी है और 30 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है, सॉरी 20 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आपको AB की डिस्टेंस नहीं दे रखी है और 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, और जो 90 डिग्री का एंगल है वो तो हमारा फिक्स है। अब समझना मेरी बात ध्यान से। इस 90 के सामने भी मैंने क्या बताया था, क्या होता है, इस 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो ये हमारा है हाइपोटेनियस। सही है। और जो एंगल है हमारा 30 डिग्री, इसके सामने क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके सामने होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा है परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेनियस, 30 के सामने परपेंडिकुलर। अब हमको रिलेशनशिप किस में निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, बताइए। सही है। यहाँ पे बेस का कोई काम नहीं है, बेस है, इसका कोई काम नहीं, हमें रिलेशन निकाला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, एक तो साइन में आते हैं, दूसरे किस में आते हैं, कॉसेक में आते हैं। पता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस साइन में आता है, और हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक में आता है। जब नीचे वाले को देखेंगे तो ऊपर के लिए चलेंगे H/P, और जो ऊपर वाले को देखेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे P/H। सही है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है कि आपको चाहे साइन ले लीजिए, चाहे यहाँ पे कॉसेक ले लीजिए, इसी से आपकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ही हमको दे रखा है। सही है। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास है ABC, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। अब देखिए, हमने यहाँ पे लिया साइन, क्या लिया है, साइन लिया है, और साइन के साथ एंगल कौन सा बनेगा, साइन के साथ एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री। भैया 90 डिग्री नहीं कर देना, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा हर क्वेश्चन में फिक्स है, क्योंकि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। तो 90 डिग्री का हमें यहाँ पे कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो हमको 90 डिग्री नहीं, अदर जो एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है वही हमको यहाँ पे लेके चलना है। और साइन हमारा क्या होता है, P/H, P पर परपेंडिकुलर, H/ हाइपोटेनियस। P हमारा क्या है, देखिए P हमारा है परपेंडिकुलर है हमारा AC, क्या है, AC है अपॉन H, H होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा BC है। सही है कि नहीं, बताइए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन 30, तो साइन 30 की जो टेबल में वैल्यू होती है वो होती है 1/2, क्या होती है 1/2। अगर आपको टेबल नहीं आती तो भी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की, उसमें मैंने टेबल करवा रखी है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो साइन 30 के प्लेस 1/2 इज इक्वल टू AC। AC कितना है हमारा, AC हमारा है H, हमने H लिया था ना, हाइट ऑफ द पोल H ली थी, तो इस AC की प्लेस में लिख दिया H अपॉन BC कितना है, BC हमारा है 20 मीटर की लंबी रस्सी, तो BC के प्लेस पे 20 मीटर। अब कुछ करना नहीं है, अब बस H को अकेला कर दीजिए, तो नीचे वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो 20 जो चला जाएगा वो ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो 20/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकेला बचा हमारा H। सही है, बस हमने H को अकेला कर दिया, क्योंकि H की वैल्यू तो हमको निकालनी है भाई। पोल की हाइट तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 10 मीटर, मीटर लगाना नहीं भूलना। तो बस यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। तो पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर आ गई। एक बात मैं फिर से बता दूं आपको, जो साइन कॉस टेन तीनों में से कोई एक ना एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें लगना ही लगना है। इसके लिए आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ट्रिक। तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपका क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये ट्रिक जो है पीछे बना लेना, कहाँ बना लेना, पीछे बना लेना, और पीछे से पलट के देखते रहना, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरी तरीके से खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यार ट्री, एक पेड़ है, ब्रेक टूट जाता है ड्यू टू स्ट्रोम, यानी कि कुछ आंधी तूफान आता है और पेड़ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, भाई पेड़ है ऐसे करके टूट गया, जो टूटा हुआ पार्ट है वो बैंड हो जाता है, यानी कि बैंड का मतलब मुड़ जाता है,
सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ग्राउंड है नीचे, क्या है इस तरीके का ग्राउंड है नीचे, हमने ग्राउंड ऐसे करके नीचे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, क्या है, बड़ा सा पेड़ है। तो पेड़ क्या हो रहा है ना, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इतना जो पेड़ है, इतना ये पूरा बड़ा सा, ये पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा ये पेड़ है। आंधी तूफान आता है, तेज हवा चलती है, तो इतना जो पार्ट है वो टूट के कहाँ गिर जाता है, वो इस तरीके से बैंड हो जाता है ऐसे करके। देखिए स्ट्रेट लाइन है ये, मैं थोड़ा गलत ही फिगर बना रहा हूँ, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके आ जाता है। मतलब ये वाला पार्ट है टूट के जाके इस पॉइंट पे टकरा गया। समझ रहे कि नहीं, यानी पूरा पेड़ खड़ा था, बीच से हवा चली, बीच से अलग हुआ, जो ऊपर वाला पार्ट था, जो टॉप था पेड़ का, वो टकरा के मतलब टूट के डायरेक्टली कहाँ गिरा, जमीन पे जाके टकराया। यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट वही ये वाला पार्ट है, समझे कि नहीं, ये जो पार्ट है वही ये वाला पार्ट है, सही है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है, फिर से समझते हैं, आ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, यानी टूटा हुआ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट टूट गया, जो ब्रोकन पार्ट बैंड सो डैट टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप है ट्री का, यानी जो टॉप है ट्री का, टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करा भाई, जब गिरेगा तो ऐसे ही तो गिरेगा, इस तरीके से गिर गया। मेक इन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो पेड़ का टूटा हुआ पार्ट है और जो क्या है ग्राउंड है, उस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। पता ये सही है, बात क्लियर है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनेगा और जो पेड़ है वो 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अच्छे से कि इन क्वेश्चन में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो देखिए बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, किसका, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया है। द डिस्टेंस बिटवीन फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री, ट्री का पैर क्या है, देखो ट्री ये है तो ट्री का पैर यही तो हुआ, ये है फूट ऑफ द ट्री, फूट का मतलब होता है पैर, ट्री के यानी पेड़ के पैर यही है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, वो पॉइंट जहां पे इसका जो टॉप है वो टच हुआ है, इज 8 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है, किनके बीच की डिस्टेंस है, फूट ऑफ द ट्री और वो पॉइंट जहां पे टच हुआ है, क्या टच हुआ है, टॉप, किसका टॉप, ट्री का टॉप। तो ट्री का जो टॉप है वो कहाँ टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है, तो यहाँ से और ट्री के जो फूट है उसके बीच की डिस्टेंस है वो 8 मीटर हमको दे रखी है, सही है बात, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, आपको इस पूरे ट्री की हाइट बतानी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बतानी है। अगर मैं ये बोल दूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना, तो ये पूरी ए सी की आपको हाइट बतानी, जो ए सी है वही तो पूरा पेड़ है। तो भाई ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आके गिर गया, तो जितना पार्ट ये होगा इतना पार्ट क्या होगा, ये होगा। अगर मैं बोल दूँ ये जो बी डी है वो एक्स है, तो जो ए बी है वो भी तो एक्स होगा, बताइए, ये जो ए बी है वो यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट तो यहाँ पे टूट के गिरा है और एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एक्स हो गया। जो बचा हुआ ये पार्ट है मैंने क्या ले लिया, वो बाई ले लिया, इसको मैंने बाई ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब हम इनमें रिलेशनशिप लगाएंगे और क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो मैं इसको इरेज करूंगा और इसका जो स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना जरूरी है, जिससे आपको नंबर मिलेंगे, वो मैं लिखवाने वाला हूँ। तो जिसको बनाना है फिगर बना सकता है, ओके। देखिए हमने क्वेश्चन से फिगर को अच्छे से बना लिया है, ये रहा हमारा फिगर और इससे हमने स्टेटमेंट को लिख लिया है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लेना। जो हमारी हाइट थी पूरी ट्री की वो थी यहाँ से आते, देखिए डी से लेके बी तक हमारा क्या था, ट्री था, बी से लेके डी तक क्या था, ट्री था। तो ट्री की हाइट हमने क्या ले ली, ये इतनी ले ली एक्स, इतनी ले ली बाई। जो एक्स वाला पार्ट था वो गिर के ग्राउंड पे गिर गया, भाई टूट के ग्राउंड पे गिर गया, तो एक्स वाला पार्ट ही तो हमारा ये गिरा हुआ है, ये वाला जो ये वाला एक्स वो यहाँ पे गिर गया, ठीक है ना। तो हमने ले लिया है ए सी, तो ए सी हमने ले लिया एक्स और बी सी हमने ले लिया बाई, और पूरा जो बी डी है, बी से लेके डी तक पूरा जो ट्री है वो हमारा हो गया एक्स प्लस वाई। और जो एंगल बन रहा है हमारा, एंगल कौन सा बन रहा है, बी ए सी एंगल, एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी ए सी, एंगल हमारा जो है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बी ए सी, ए बीच में रहेगा क्योंकि ए पे एंगल बन रहा है, बी और सी आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इतना हमारा हो गया। हमसे कह रहा है कि हमको ट्री की हाइट निकालनी। हाइट क्या है हमारी, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें और y की वैल्यू निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो हमारी पेड़ की यानी ट्री की हाइट निकल के आ जाएगी। अब बात समझते हैं कि हमको इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है कि टेन लगाना है। मेन चीज हमारी यहाँ पे आती है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले चलिए हम बाई को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बाई को, फिर हम निकालेंगे एक्स को, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए बाई हम कैसे निकालेंगे। बाई के लिए हमको देखिए किस तरीके का मिल रहा है। देखिए हमको पता है जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने होता है हमारा हाइपोटेनियस, तो ये तो हमारा हो गया हाइपोटेनियस, फिक्स है।
ठीक है ना, 90 के सामने। ये हमारा एंगल के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये तो हमारा हो गया भाई परपेंडिकुलर। अब बचा हुआ क्या होता है, बेस, तो ये तो हमारा हो गया बेस। अगर हमको बाई की वैल्यू निकालनी है तो देखिए रिलेशन किस में आ रहा है, रिलेशन आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस में, बताइए है कि नहीं। हम हाइपोटेनियस की बात नहीं करेंगे, अगर हम हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर के साथ ले लेंगे तो यहाँ भी हमको एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो वाई की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि y का और 8 का रिलेशन लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर का और बेस का रिलेशनशिप ले लेंगे। और परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस होते हैं 10 में और कॉट में, तो आप 10 लीजिए। आप चाहो तो कॉट से भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप करके देखिए उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉट में जब लोगे आप तो आप लोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन जब आप 10 लोगे तो लोगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट चलेगा ऊपर की तरफ, 10 चलेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमारा ले रहे हैं हम 10-30 डिग्री। इस चीज़ को अच्छे से नोटिस करिए, याद रखिए कि हमको 90 डिग्री का एंगल नहीं लेना, हमेशा 30 डिग्री का ही एंगल लेना है, क्योंकि जो एंगल क्वेश्चन में गिवन होता है वही लेना है। 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं लेते हैं, इसे याद रखना। तो 10-30 हमने ले लिया। 10-30 क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा क्या है, BC, क्या है हमारा BC, ठीक है ना। ABC ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ लिख गया BC अपॉन बेस। बेस क्या है हमारा AB, बेस क्या है AB तो बेस है, सही है। 10-30 की जो वैल्यू होती है आपकी टेबल में वो होती है 1/√3, यही होती है, ठीक है ना। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर मिल जाएगा। फिर 10-30 के प्लेस 10-30 की वैल्यू इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल टू, फिर हमारा है BC हमारे पास कितना है, BC हमारा है बाई, क्या है बाई, BC बाई तो है, तो BC के प्लेस पे हो गया बाई अपॉन AB हमारा कितना, AB हमारा है 8, AB हमारा क्या है 8, डिस्टेंस है हमारी 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल देंगे, यानी कि y को अकेला कर देंगे। तो देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, y को अकेला कर दीजिए, 8 को ले जाइए ऊपर, 8 को कहाँ जाएगा, √3 के साथ, तो 8/√3 बचेगा। तो ये हमारी निकल आई y की वैल्यू 8/√3, भाई अंडर रूट लिखा हुआ है ये, सही है, ये √3 निकल आई, ये y की वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। लेकिन हमारा काम चलेगा नहीं ना y की वैल्यू से। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो देखिए x में किसका रिलेशनशिप है, हम x को लेंगे फिर से 8 के साथ, x और 8 को लेंगे, x का मतलब हाइपोटेनियस और 8 का मतलब बेस। और हाइपोटेनियस और बेस किस में होते हैं, हाइपोटेनियस और बेस होते हैं कॉस में और सेक में। तो हम क्या लेंगे, कॉस, क्या लेंगे हम, कॉस, ठीक है ना। तो हम फिर से कॉस को ले रहे हैं, तो कॉस हमारा आ गया 30 डिग्री। आपकी अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा बेस AB, सही, समझ गए ना। हमने कॉस क्यों लिया, कॉस हमने लिया x की वैल्यू को निकालने के लिए, 10 हमने लिया था y की वैल्यू निकालने के लिए, कॉस हम ले रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। अगर कॉस नहीं लोगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो बेस हमारा है AB, क्या है बेस हमारा AB, तो इसके प्लेस पे हो गया AB अपॉन फिर H पर हाइपोटेनियस हमारा है AC, तो हाइपोटेनियस के प्लेस पे हो गया AC, सही है। अब cos 30 की जो वैल्यू आपकी टेबल में होती है वो होती है √3/2, यही होती है। अगर आपने नहीं पढ़ी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन थोड़ा कर दूँ कि आपको दिक्कत ना हो, सही। अब सही इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे AB की वैल्यू हमें पता है, AB की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 आ गई अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमारी है x। आप यहाँ से भी वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, x को अकेला करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको x को अकेला करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, x को भेज देंगे ऊपर। तो हमने x को भेजा √3 के साथ, तो x आ गया √3 के साथ इज इक्वल टू 8 हमारा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। √3 x के प्लेस, जो x था वो √3 के प्लेस पे चला गया, जो √3 था वो x के प्लेस पे आ गया, इसलिए √3 आ गया नीचे और 2 कहाँ चला गया ऊपर। यानी हमने कुछ नहीं करा है खास, हमने बस इतना करा है। देखिए कितना करा है, हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, x को भेज दिया ऊपर, यानी कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, इधर इक्वल टू के इधर आ गया। √3 को x के प्लेस पे नीचे भेज दिया, देखिए नीचे आ गया, और 2 को ऊपर भेज दिया, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू के इधर भेज दिया। बस हमने और कुछ भी काम नहीं करा है, इतना काम हमारा हो गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 8×16/√3, ठीक है ना। ये हमारा मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आया, तो ये भी हमारा मीटर में है, इसे याद रखना। अब हमारी x और y की वैल्यू निकल आई। अब हमको कह रहा है कि हमको ट्री की हाइट निकालनी है। तो हमको पता है ट्री की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, x + y। अगर हम x और y को दोनों को ऐड कर दें, जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या निकल आएगी, ट्री की हाइट, पेड़ की हाइट निकल आएगी। बस हमारा क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा खत्म। तो हम x और y को जोड़ रहे हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कि इसका अब आपका कोई भी काम नहीं बचा। इसका काम देखिए सारा हो चुका है, फिनिश, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमको पता है जो ट्री की हाइट है वो है हमारी x + y। क्या है, x + y, यही तो है ना ट्री की हाइट। तो x के प्लेस पे x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 16/√3, 16/√3 हो गई, सही है। प्लस लगा दीजिए, y के प्लेस पे y की वैल्यू 8/√3,
8/√3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम √3 हो जाएगा। एलसीएम लेने का ये तरीका है, जो दोनों अगर यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो तो वही नंबर यहाँ लिख दीजिए, ऊपर सेम टू सेम छाप दीजिए, 16 फिर प्लस और फिर 8। ये एलसीएम लेने का इसका तरीका है, जब दोनों नंबर नीचे सेम होते हैं तब। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, 16 और 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा और अपॉन में क्या आ गया, √3। तो हमारा आ गया आंसर। बताइए मैं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दूं, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, √3 आ गया। तो मैथमेटिक्स में हम अंडर को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, यानी कि नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो हम अंडर यहाँ से हटाएंगे। जब भी आपको अंडर मिले आप हटाने की पूरी कोशिश करिए। अगर आप नहीं हटा पाते हैं तब आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हटाना आपको आता है तो आप हटाइए जरूर। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 है ना, नीचे जो चीज़ यहाँ पे होती है उसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसी चीज़ से आप क्या करवा दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए। इसी चीज़ से मल्टीप्लाई, इसी चीज़ से डिवाइड करानी है। अगर यहाँ √5 होता तो √5 से करवाते, सही है, ठीक है। अब क्या है, 24 की √3 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 24 का √3 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अंडर में लिखा है। जब √3 की मल्टीप्लाई होती है तो 3 आता है आंसर। √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कितना आता है, देख लीजिए, 3 3 जा 9, अंडर दोनों पे लगा तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट। और 9 का √, कितना होता है, 9 का √3 होता है, तभी यहाँ पे आया है 3, सही है। 3 से डिवाइड हो गया, 3 8 जा 24 हो गया। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 8√3 मीटर। तो यही है हमारी हाइट, x + y की वैल्यू। और x + y हमारी हाइट है तो यहाँ पे x + y आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन खत्म। तो पेड़ की हाइट हमारी निकल आई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक पार्क है, उस पार्क में 2 स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स का देखिए मतलब क्या होता है, देखिए स्लाइड क्या होती हैं, इस तरीके की कुछ बनी होती हैं कि आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे, ऊपर पहुंचने के बाद आप नीचे से फिसल जाओगे, फिर आप ऊपर चढ़ोगे, फिर आप नीचे फिसल जाओगे। वही होती है स्लाइड। बचपन में मैंने भी यूज़ करी, आपने भी यूज़ करी होंगी, ठीक है ना। तो वही होती है स्लाइड्स। हो सकता है आप अभी भी यूज़ करते हो। वही होती है स्लाइड, ऐसे ऊपर गए ऐसे नीचे सू, ठीक ना, यही होती है स्लाइड। तो एक पार्क में 2 स्लाइडें हैं। कैसी हैं, 2 स्लाइडें हैं, एक 5 ईयर से कम बच्चों के लिए और एक थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। 2 टाइप की स्लाइडें यहाँ पे पार्क में है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक पहली जो स्लाइड है वो 1.5 मीटर हाइट पर है। अब यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, लोग समझते हैं देखिए स्लाइड क्या होती है। स्लाइड क्या है कि आप यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़े, सीढ़ी से ऊपर चढ़े 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 यहाँ पहुँच गए, फिर आप नीचे तुरंत खिसक गए। ऐसे आप सीढ़ी से ऊपर चढ़े 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 फिर नीचे फिसल गए, तो वही होती है स्लाइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्या होती है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो 1.5 मीटर है वो हाइट दे रखी है कि स्लाइड की लेंथ दे रखी है। एक्चुअली जो 1.5 मीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको स्लाइड की हाइट दे रखी है, सही है। स्लाइड की हाइट की जो स्लाइड है वो 1.5 मीटर की हाइट पर है। तो सीधी सी बात है, जो हाइट होती है वो इसी तरीके से होगी, बिल्कुल सीधी सीधी। भाई ये थोड़ी ना हाइट हो जाएगी, ये तो स्लैंट हाइट होती है, ठीक नहीं, तो स्लैंट है, ये तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये नहीं हाइट होती, हाइट होती है बिल्कुल सीधी। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे एक स्लाइड है, ठीक है ना। और दूसरी जो स्लाइड है वो 3 मीटर की ऊंचाई पे एक स्लाइड है। अब बात समझना, आपके क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हो रहा है इनक्लाइंड। क्या वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, उसमें यूज हो रहा है वर्ड इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है मैं समझाने वाला हूँ। इनक्लाइंड ही पूरे क्वेश्चन की जड़ है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है जो हमारी स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमारी जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्लाइड अगर ग्राउंड, देखो ग्राउंड तो ये होगा, ये ग्राउंड है और ये हमारा पोल है, मतलब जिसपे आप पैर, सीढ़ी है जिसपे आप पैर रख के ऊपर चढ़ोगे और यहाँ से फिसल जाओगे, तो ये हमारा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड से स्लाइड, देखिए ये स्लाइड नहीं है हमारी, ये पोल है, इस पे आप चढ़ोगे, स्लाइड ये है। तो जो स्लाइड है उससे ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जो वर्ड यूज हो रहा है इनक्लाइंड, तो इनक्लाइंड का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर देखना। मतलब आप यहाँ खड़े होकर स्लाइड को जब देख रहे हो तब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो इनक्लाइंड का मतलब ही यही होता है कि नीचे से ऊपर देखना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? मैंने अब सबसे पहले आपको यही चीज समझाई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट करने जब मैंने किया था तभी मैंने चीज समझाई थी इंक्लाइंड क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो जब भी इंक्लाइंड लिख के आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के आएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको जो एंगल 30 डिग्री 40 60 डिग्री जो भी दे रखा होगा वो आपको नीचे से बनाना है, ना कि यहाँ से। यहाँ से भाई मत बना देना, एंगल ग्राउंड से बनेगा। ग्राउंड उसमें कह रहा है, इंक्लाइंड भी कह रहा है, तो आप समझ जाइए। अगली जो स्लाइड है वो 3 मीटर की हाइट पर है,
ठीक है ना। अब वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है हमारी ग्राउंड से, और जो ये जो जिस चीज़ पे आप पैर सीढ़ी रख के चढ़ते हो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जितने भी इस क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चंस होंगे वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे बेस्ड होंगे। हर क्वेश्चन में 90 डिग्री का एंगल बनना ही बनना है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको इन दोनों स्लाइडों की लेंथ बतानी है, ठीक है ना। क्या बतानी, लेंथ। तो इस स्लाइड हमारी है AC, इसमें स्लाइड है हमारी PR। तो हमने इसको ले लिया, लेट कर लिया X, इसको लेट कर लिया Y। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम में लेट करना है कि इसकी जो स्लाइड की लेंथ है वो X है, इसकी Y है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है ना। ABC हमने ले लिया है, अपनी तरफ से ABC लिया, तो आप अपनी तरफ से कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। तो हमने ABC ट्राइंगल ले लिया। आप मेरी बात समझिए, हमको X की वैल्यू निकालनी है, तो हमें अच्छे से पता है 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने जो यहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने क्या होता है, उसके सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में, बेस से में कोई मतलब नहीं। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमारा होता है साइन में और कॉसिक में। अगर आपको साइन लेना है तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लीजिए, अगर आपको कॉसिक लेना है तो आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लीजिए। दोनों से ही क्वेश्चन लग जाएगा। भाई मेरा साइन ज़्यादा फेवरेट है इसलिए हम साइन लेंगे। यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल, जो एंगल यहाँ पे लिखा हो वही एंगल आप यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा कितना है, AB है। ऐसे क्वेश्चन करना है जैसे मैं करवा रहा हूँ। हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस हमारा है AC, सही है, AC। अब साइन 30 की जो वैल्यू आपकी टेबल में है होती है 1/2, आप देख सकते हैं। AB की वैल्यू कितनी, AB हमारा है 1.5, AB है 1.5, सही है। AC तो हमारा X है, यही तो हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे X। अब क्या करिए, X को कर दीजिए अकेला। तो X अकेला होने के लिए क्या करेगा, X को भेज दीजिए ऊपर यहाँ पे। तो X चला गया 1 के साथ, फिर इक्वल टू लगा दीजिए, फिर 1.5 लगा दीजिए। X तो चला गया, 2 कहाँ चला गया, 2 भी 1.5 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। तो 1.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3। और ये मीटर में है ना, मीटर में है तो आंसर मीटर में आएगा। तो देखिए X की वैल्यू हमारी निकल आई, कितनी निकल आई, 3 मीटर। तो यहाँ पे जो X है वो कितना निकल आया, 3 मीटर। तो हमारा पहला निकल आया। अब जो Y की वैल्यू है वो आप अपने आप निकाल लीजिए, मैं निकलवाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे 60 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे कितना ले लीजिए, 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू √3/2। AB के प्लेस पे रख दीजिए, क्या रख दीजिए, PQ यहाँ 3 रख दीजिए, और AC के प्लेस पे रख दीजिए हमारा PR, जो हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 22। सेम क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप 22 की वैल्यू अपने आप निकाल के मुझे कमेंट करिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक हमारे पास टॉवर है। क्या है ये, टॉवर। जो AC खड़ा है ना, ये टॉवर खड़ा है, और जो टॉवर खड़ा है वो ग्राउंड पे खड़ा है। किस पे खड़ा है, ग्राउंड। ऑब्वियसली ग्राउंड पे खड़ा ही होगा टॉवर, और ग्राउंड पर कहीं डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस पे पॉइंट B है, ठीक है ना। ग्राउंड पर थोड़ी डिस्टेंस पे पॉइंट B है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड से टॉवर के टॉप पर। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से टॉवर के टॉप से, वो बन रहा है 30 डिग्री। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जब भी आपके क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के आए, या इंक्लाइन लिख के आए, या इंक्लाइनेशन लिख के आए, तीनों में से कोई भी वर्ड लिख के आए, एंगल ऑफ एलिवेशन, इंक्लाइंड या इंक्लाइनेशन, तो एंगल हमेशा नीचे बनेगा, इस जगह पे ही बनेगा। याद रखना, कभी एंगल ऊपर नहीं बनेगा। ये तो एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये हमारा एक टॉवर है, और जो टॉवर होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो भाई ये एंगल 90 डिग्री, ये तो फिक्स है, यहाँ पे कभी एंगल नहीं बनेगा। याद रखना, इस जगह पे एंगल बनना बिल्कुल तय है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के आया आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि लिख के जरूर आएगा, अगर नहीं लिख के आएगा तब भी आप समझ जाना, ठीक है ना। वैसे लिख के आएगा जरूर। तो यहाँ से मतलब कि आपका जो एंगल है वो नीचे से बनेगा। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि जो टॉवर है, कहीं एक टॉवर है हमारे पास, और कहीं थोड़ी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टॉवर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा, सर 30 डिग्री हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया। इसलिए यहाँ नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बन सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो टावर का फुट है, क्या है, टावर का फुट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ए टावर एंड ग्राउंड। देखिए टावर का फुट का मतलब टावर के जो पैर है, देखिए फुट वर्ड आया है, FWT फुट वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टावर का फुट का मतलब होता है टावर के पैर, ये टावर के पैर हैं।
टावर के पैर से ग्राउंड पर जो पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हमको क्वेश्चन में दे रखी है। इसलिए जो बी से सी की डिस्टेंस है टावर के फुट से और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी है। आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकालिए, यानी कि हमको टावर की हाइट निकालनी है और टावर की हाइट को हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच, और जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी बोल रहा है 30 डिग्री, बीच में बी है। क्यों बीच में बी है, क्योंकि बी पे 30 डिग्री बन रहा है, और ए और सी आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन लग गया। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, आपको इनमें से क्या लगाना है, साइन कॉस टेन में से क्या लगाना है। समझना बात, हमको एच निकलवा रहा है, एच का मतलब 90 के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, इसलिए आपको परपेंडिकुलर निकलवा रहा है, ठीक है ना। 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्यों कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। अब जो 30 डिग्री दे रखा है भाई, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। जो 30 डिग्री है वो होता है हमारा बेस, क्या है हमारा बेस है। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम है और बेस का काम है, तभी तो हम एच वैल्यू निकालेंगे ना। इसका तो काम ही नहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो जिनकी बात नहीं करें उनको हटाओ, हाइपोटेनियस को हटाओ, तो बचा परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस कहाँ यूज होता है, परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है टेन में और कॉट में। अगर आपको 10 लेना हो तो आप लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर आपको कॉट लेना तो ऊपर चलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ में 10 ज़्यादा फेवरेट, हम 10 लेंगे। एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी, एंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए हमको यहाँ पे लेना है 10, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। 90 मत ले लेना भाई, 30 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। और 10 होता क्या है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी, कितना है ए सी है, अपॉन बेस कितना है, बेस है हमारा बी, बेस है हमारा बी, सॉरी बेस हमारा बी नहीं है, बेस हमारा बी सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1030, तो 1030 की वैल्यू में अच्छे से पता है कितनी होती है, 1/√3। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी है, नहीं देखी तो लिंक आई बटन में है, देख लीजिए। AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू हमारी H है, क्योंकि इसी को तो हमको निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। और BC कितना है, BC हमारा है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर, तो 30 लिख दीजिए यहाँ पे। अब H को करिए अकेला, H को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 30 को भेज देंगे ऊपर, तो 30 चला गया ऊपर, तो 30 चले जाएगा ऊपर, तो 30 ऊपर चला गया, और √3 नीचे का नीचे ही है। जिसकी वैल्यू निकालो उसको अकेला कर दो, 30 बस यहाँ से हटाइए, 30 चला गया ऊपर, तो 30/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 30/√3 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना, आप छोड़ सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है। अगर जिसको सॉल्व करना आता है वो आगे देखे। अब देखिए क्या करना है, हमको नीचे अंडर नहीं रखना है। क्वेश्चन में अंडर कभी भी नीचे नहीं रहता, डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो अंडर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज यहाँ दे रखी है उसी चीज से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसी चीज से डिवाइड। अगर यहाँ पे अंडर5 होता तो √5 से करवा देते। हो गया भाई, क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। देखिए क्या करना है आगे, देखिए H इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 30 और अंडर√3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 अंडर√3, सही है। फिर यहाँ बचा अंडर√3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, कैसे, अंडर√3 और अंडर√3 की मल्टीप्लाई देखिए, 3 3 जा 9, अंडर दोनों पे लगा तो अंडर हमने इस पे भी लगा दिया। अंडर9 की वैल्यू होती है 3, तो वही आई है 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया, तो H की वैल्यू आ गई 10 अंडर√3। मीटर में आंसर क्वेश्चन है तो मीटर में ही आंसर आना चाहिए, तो H की वैल्यू निकल आई। बस यही हमारा आंसर है, इसकी वैल्यू नहीं रखनी, आगे नहीं सॉल्व करना, यहीं पर रोक दीजिए। पूरे नंबर मिलेंगे तो क्वेश्चन 4 हमारा खत्म होता है। ओके।